ये सच है कि जितना बड़ा व्यक्तित्व उतना छोटा परिचय। न्याय जगत में न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रसाद जी किसी परिचय के मोहताज नहीं। ऐसा आदेश पारित करना जो चर्चित हो जाए और तमाम जगहों में एक अलग पहचान बन जाए, वैसे हैं हमारे आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी। गोगोई साहब ने उन्होंने अपना एक फैसला सुनाया, चाहे वो फैसला सही हो या गलत हो। उस फैसले को तो विवादित आज भी लोग मानते हैं, आम जन मानते हैं कि ये फैसला जो है उन्होंने गलत दिया था। कि भाई मेरा मानना है कि अगर वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते तो इज्जत थोड़ी बची रहती। आपका मानना बिल्कुल सही है, जी बिल्कुल राइट बात है। लेकिन अब वो भी अब बोल रहे हैं जो व्यवहारिक जीवन में राज्यसभा का मेंबर नहीं होता तो उसका इज्जत ज्यादा होता जी, ये कमेंट नहीं होता। न्याय पाना बहुत महंगा हो गया। ये तो देखिए अभी जो भी आपकी स्थिति है उसमें आपको अस्पताल महंगा हो गया, शिक्षा महंगा हो गया, गरीब आदमी के लिए नहीं है। एक मामूली आदमी नहीं सकता पैसे की वजह से, कुछ नहीं, मामूली पैसा के कारण न्याय नहीं पा सकते हैं, स्वास्थ्य नहीं पा सकते हैं, शिक्षा नहीं पा सकते, सब बिजनेस हो कमर्शियलाइज्ड हो गया। सो मच सो आपका ये जो स्पिरिचुअलिटी, भाषण, प्रीचिंग, ये भी कमर्शियलाइज्ड हो गया। अभी एक प्रीचर आएगा तो करोड़ों रुपया खर्च होता है उस पर। अच्छा, ये बात ये है कि सरकार एक फॉर्मेलिटी है, सरकार एक छूट दे रखी है कि जिनको भाई वकील नहीं अफोर्ड कर पाता है या नहीं मैंने हायर कर पाता है तो उसको सरकार की तरफ से एक वकील दिया जाए। तो क्या ये वो वकील पैसा तो उसको मिलता है, सरकार देती है पैसा, लेकिन क्या वो उस वकील की तरह लड़ रहा है जो पैसा लेकर लड़ता है? वो तो फिर उसके पर्सनल ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी पर है, कुछ है लगता है वो बहुत कम है, लेकिन फिर वो आपसे भी पैसा लेगा। अभी यहाँ सरकारी वकील जो है तो लोग कहता है अभी सरकारी वकील पैसा लेते हैं क्लाइंट से, आप जानते हैं सब। तो अब ये तो सब आपके मोबिलिटी पर डिपेंड करता है। अच्छा, एक चीज सर, जो एक भय है न्यायपालिका का, जो भयभीत होकर आदमी मुंह बंद रखता है, वो अवमानना का। तो क्या ये अवमानना की लाठी सब पर बराबर चलती है या छोटी पर चलती है, बड़े पर नहीं चलती है? मानना नाम की कोई चीज ही माने जो भी आप समझ मानना है वो है, आप कोर्ट के जजमेंट्स को फेयर क्रिटिसिज्म करिए, दैट इज नॉट अवमानना जी। तो कोर्ट ऑर्डर कर दिए कि आप ये काम करिए जी, वो नहीं किए, अवॉइड न किए जी, तो उसमें फिर आपको सजा होगी। जैसे हम उसमें ये मत करते हैं कि ये अवमानना की जो स्टिक है, ये छड़ी जो है, वो बड़े आदमी पर लगभग नहीं चलती, उनको मौका दे दिया जाता है। ऐसा देखने में जब होगा तो किसी को मौका विद कलकत्ता हाई कोर्ट का जज को जेल जाना पड़ा। मानना में एक है कि आप अनकंडीशनल अपॉलॉजी, माफी मांग लो जी, तो वो जज पर डिपेंड हो गया क्योंकि वो हो गया। अभी अवमानना की सरकारों पर तो हमको लगता है हजारों कंटेम्प्ट ऑफ केस पड़ा हुआ है, पेंडिंग है ना। हाँ, यानी जब ये न्यायपालिका जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करा पा रही। एग्जीक्यूटिव न्यायपालिका भी तो उसी का एक ये है, वो भी अपने लिमिट क्रॉस हमेशा कोशिश करता है कि तुम इसको करो। आप हमको अपमानित कर दीजिए तो नहीं प्रोविजन है कि हम आपको पर केस करें, सजा करें, लेकिन वो भी आ गया है डिफेमेशन वगैरह का है। वो डिफेमेशन अलग चीज है। अच्छा, एक चीज होता है सर कि क्लाइंट अगर ये कह दे कि हम आपके कोर्ट में से केस ट्रांसफर कर दिया गया, हमको अब विश्वास है आप पर, तो ऐसे में जो उसका केस ट्रांसफर कर दिया जाता है जिस जज के पास, उनके कलीग के पास, तो क्या वो उसमें वहां वो राहत मिल सकती है या वो कलीग जो है उसे ये नहीं कर सकता कि देखो ये हमारी बेइज्जती किया, जरा इसे देख लेना? नहीं, लोग जो साइकोलॉजी है ना उस पर चलता है। अब तो रोज चिल्ला के बोलता है कि हमारा केस ट्रांसफर कर दीजिए जी, हाँ ठीक है, तो वो सब तो एक लोअर थिंकिंग की बात है। दूसरा जज जाके कहने जाएगा कि हमारे कोर्ट से ट्रांसफर कर लिया है। आईएएस में तो ऐसी बातें देखी जाती हैं। आईएएस जब किसी से नाराज होता है तो जब वो ट्रांसफर होता है तो दूसरा आईएएस को कहता है कि जरा इसको देख लेना। आईएएस अलग चीज है। और कोई सीनियर आईएएस जज ऐसे हैं जिनको आप लगता है कि वो आप रोल मॉडल हो सकते हैं? एवरीवन इज, माने कि
आइडियल जज, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं ना, क्योंकि वो बोलने का मतलब है कि हम इतना क्वालिटी उसमें डाल दें कि भगवान के बराबर सही कहा। है। ये जो है वो अपील अपील कोर्ट बढ़ते चला जाता है। यही न्यायपालिका वो नहीं जाना चाहिए। सुन लीजिए, अब सवाल है कि मैंडेट सिस्टम है, इसमें क्या है कि आपको लोअर कोर्ट है अभी जो बनाया हुआ है, तो ये क्वालिटी भी इसका माने कि और बहुत चीज की जरूरत है। पीछे जाइएगा तो यही लोअर कोर्ट भी और यही दूसरे टाइप का था, अभी नेचर चेंज कर गया। क्योंकि अभी तो पहले तो लोग फेस टू फेस बहस होता था, अभी तो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो दोनों में अंतर है। इसे न्यायपालिका सुधरेगा, इसको सुधरना ही पड़ेगा, और कौन सुधारेगा, तो हम ही सब सुधारेंगे। अब आमतौर पर देखने में आती है कि न्यायपालिका पर राजनीति या राजनेताओं का बड़ा गहरा असर होता है, बड़ा दबाव होता है। देखिए, बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि ये फैसला मेरे हक में आएगा। न्यायपालिका ऐसी चीज ही होती है, आप पंच परमेश्वर तरह होंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल अलगू चौधरी बिल्कुल प्रेमचंद जैसे ही आपको जज बना दिया तो आपके अंदर जज आके बैठ जाता है। जी वो नहीं भी सही वो, लेकिन वो उसका भी कॉन्सेप्ट जो था पंच परमेश्वर का, आज हम लोग उसको भी पार कर गए हैं, पार कर उसको भी नहीं मानते हैं, भी है झूठ भी है। तो न्यायपालिका पर दबाव है या नहीं, पॉलिटिकल प्रेशर रहता है या न्यायपालिका पर? देखिए, कोई वैसा पॉलिटिकल प्रेशर कर भी सकता है, और करने वाले तो सब कुछ करते हैं, वो तो ओपन ट्रुथ है। जैसे आप हमसे क्लोज हैं, हम अगर गलत हैं तो आपसे चाहेंगे कुछ गलत करवाना, अगर हम जज हैं, आप मेरे क्लोज हैं जी, तो आपको लगेगा इनसे कुछ अपने फेवर में करा लो है, लेकिन हम चाहेंगे आपके फेवर में करना तब ना। लेकिन दोनों तरह का है, अगर जज भी चाहे कि मैं इसको फेवर करके हम कुछ गेन कर लें जी, तो जज का रोल नहीं है, वो व्यक्ति का रोल है, वो जज नहीं हो सकता है। जज कभी नहीं न्याय से बाहर जा सकता है। रियल सेंस में अगर जज है, उसे आपको लगता है कि ही जज है, कुर्सी पर जज है, लेकिन रियल जज जो है उसको दुनिया में कोई नहीं जीत सकता है। जज आमतौर पर पहले जो हुआ करते थे तो सर्विस पीरियड में वो कॉमन मिक्सिंग नहीं होते थे, यहाँ तक कि शादी ब्याह और यहाँ वहाँ वो नजर नहीं आते थे, किसी पॉलिटिकल फंक्शन में नजर नहीं तो सिर्फ हाल फिलहाल का अंग्रेजों का बनाया हुआ इस जुडिशियल सिस्टम में है जी। पहले तो मतलब उसी समाज से मुखिया जज होता था, सरपंच होता था, कितना दिन पहले की बात जी, बहुत दिनों ये तो आया। अंग्रेज को लगता है कि जज को नहीं मिलता है, मिले करे तो जज जब कुर्सी पर बैठेगा तभी जज होता है। लेकिन यहाँ एक क्रिएट हो जाएगा, मान लीजिए एज ए जज हम आपसे रोज मिले, लोगों में ये चला जाएगा मैसेज है, इनके थ्रू हम पहले जी जी। इसलिए जज अपने पर्सनैलिटी को बचाने के लिए अवॉइड करता है जी, और बहुत जरूरी भी है। अगर एज ए सिटिंग जज हम कॉमन फंक्शन में जाए, हम पॉलिटिकल इसमें जाए जी, तो वहां तो हमारा इमेज खराब होगा। तो जज प्रोटेक्ट करना चाहिए, करता है सारी चीजें। और जज सेवा निवृत्ति के बाद, जब सेवा काल पूरा करने के बाद आप जैसे चंद ही लोग समाज से भी अटैच हो जाते हैं, समाज को गाइड करने लगते हैं, समाज को अपना ज्ञान बांटने। मेरी बात, हम तो जब आज जज थे तो भी कोई भी मेरे पास आ सकता था, और ये भी उदाहरण हुआ है। एक बार रहे थे तो सामने कोर्ट से लौटे थे, एक बुढ़िया आई, वो दौड़ के हमारे पास, तो चपरासी था उसको हटा दिया, तो हम आए गए, कौन था, बुला उसको, बुला तो क्या गया, बोला कि हमको सर मुकदमा में जबरदस्ती फंसा दिया है, ये है वो है। हम कहे कि देखो ये सब कोर्ट में तुम्हारा वकील बहस करेगा, तो हमारे पास यहाँ करने से नहीं कुछ होगा तुमको। तो कोर्ट में सुने तो देखे कि अब हमको आया कि एक कैसा इनोसेंट औरत है जी, जो सीधे जज के पास चला अपना करना। फिर भी हम उसी के बाद पर एग्जामिन किया, शायद वो नहीं आती तो वो हम उसको रिलीफ नहीं दे पाते जी। ऐसा एक नहीं कि सुकटियार में थे तो वहीं सुबह 4 बजे वो दरवाजा पीटने लगी औरत, क्या करने के लिए, तो बोला कि हम सर वहाँ
जबरदस्ती हमको कर रहा है, हम भाग के चले आए हैं, हमको हमारी सर है क्या क्या किया है, और हमसे लिखा रहा है कि ये कर दीजिए। तो हम कहे कि ठीक है तुम वहां जाओ, भागो वहां, तो वहां देखे तो सी वाज राइट। जज और न्याय की बात करेंगे तो ये तो बिना भगवान का कोई न्याय नहीं दे सकता। ये कि जो वर्तमान की न्याय व्यवस्था है इन पर आस्था बढ़ती है, बनती है, और कहीं कहीं पर आस्था का विध्वंस भी होता है। बिल्कुल सही है, साफ साफ बोलिए ना, वर्तमान न्याय व्यवस्था बिल्कुल अच्छा भी नहीं कर सकते हैं। ये अच्छा तभी होगा जब व्यक्ति अच्छा होगा। जो अब ये न्याय व्यवस्था को आप कह सकते हैं कि इतना इसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, अदरवाइज इट अपीयर्स टू हैव ट्राइड टू बी लिटिगेशन प्लेटफॉर्म। अब इसमें इतनी छूट है, आप कोई भी केस कर सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं, आप जानते हैं सर इसको बोलने में क्या लगा हुआ है जी। यहाँ माने कि अगर केस ट्रू भी है तो उसमें कुछ जोड़ के उसको मसाला लगा दिया जाता है। तो ये इसी का ये है, बिकॉज दिस इज मैन मेड न्याय व्यवस्था है। जी जी। ये आदमी का बनाया हुआ है, गॉड का नहीं बनाया हुआ है। लेकिन गॉड का बनाया हुआ आपके अंदर है कि आप न बुरा चाहते हैं अपने लिए, न किसी को बुरा करना चाहते हैं। जी। गिवन टू अदर एज इज टू बी डन बाय। तो वो चीज तो अब लुप्त होते जा रहा है ना। तो जस्टिस वो एलिमेंट है कि जिसके अभाव में आपका एग्जिस्टेंस पर ही खतरा होने लगे। जी। तो उस तरह का न्याय तो ये तो है कि एक ने किसी का मर्डर किया, उसको उसका लीगल मर्डर हम कर देते हैं। जी। तो दिस ट्रू केस क्रिएट करने के लिए कानून बना है कि कोई एक दूसरे का मर्डर नहीं करेगा। लेकिन जिसका मर्डर हो गया उसको जस्टिस क्या मिला? जी। कुछ उसके फैमिली को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिला। ये लॉ मैनमेड लॉ फियर क्रिएट कराने के लिए है, और उसको कहिए आप जस्टिस मिला दूसरे लोगों को जी। कि अगर हजारों लोग अब हत्या नहीं करता, जो बहुत सारे लॉ बने, SC/ST एक्ट बना, उससे फायदा हुआ। SC/ST लोगों पर अत्याचार कम हो गया। लेकिन ये भी तो है सर कि लोग जो है ये ब्लैकमेल भी करने लगे कि तुमको हम SC/ST एक्ट में फंसा दें। वो तो व्यक्तित्व कर रहा है। आपका हाथ गंदा है तो आपने प्रसाद भी दे दिया जाएगा, प्रसाद का दोष तो है। आपका हाथ गंदा है, बहुत अच्छी बात कही आप। फिर गंदा हो जाएगा। सही है, इसकी व्यक्तित्व। हाँ ठीक है, जाइए अब सिविल कोर्ट है तो वहाँ लगता नहीं है कि भाई वो इसको बनाने की उद्देश्य क्या है। जब वहाँ कोई मामला आता है तो लंबी प्रक्रिया के बाद वो कुछ आगे बढ़ता है, फिर अपील या फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। अरे ये न्यायपालिका तो आपका क्रिएशन नहीं है ना। ये न्यायपालिका पहले जब अंग्रेज आए तो ये अंग्रेजों का बनाया हुआ जस्टिस सिस्टम है, राइट फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू ये। उसके पहले भी तो न्याय होता था आपके देश जी, लेकिन कोर्ट कहाँ था, सुप्रीम कोर्ट कहाँ था जी। तो एक व्यक्ति में तीनों पावर होता था जिसको राजा बोलता है जी। वही न्याय भी करता था, कानून भी बनाता था, कानून को इम्प्लीमेंट भी करता था। अब कानून कर देता तो वो राजा अगर परफेक्ट हो गया जी तो सब काम ठीक से कर लेता था एक व्यक्ति जी। लेकिन आज व्यक्ति इतना डिजनेस्ट होते जा रहा है तो अल्टीमेटली जो भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इतना सभ्यता नीचे गिरा, तब हमने सेपरेशन और डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर किया। नहीं, न्याय करने वाला एक अलग विंग होगा, कानून बनाने वाला एक अलग विंग होगा, और इम्प्लीमेंट करने वाला एक अलग विंग होगा। वकील साहब कहते हैं कि कोर्ट को मैनेज करना होगा, और कोर्ट को मैनेज करने के नाम पर वो क्लाइंट से मोटी रकम वसूलते हैं। ये कोर्ट मैनेज का मामला ये सारी बातें हैं, डिटोरिएशन ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी है। ये सारी बातें होती है, मैनेज होता भी है जी, और मैनेज नहीं भी होता है। कितने को उसमें लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत तरह की बातें, तो बिकॉज ये सिस्टम ऐसा है ना जी। बहुत तरह की बातें हैं जो स्पष्ट सब जानता है, हम जो जज भी जानते हैं क्या हो रहा है, कर रहा है। लेकिन आप अगर परफेक्ट है तो यू नॉट माइंड दैट यू विल डिलीवर द जस्टिस। जज को न्याय खोज के कहीं से लाना पड़ेगा। कोई मुस्लिम क्लाइंट है तो देखो तुमको झा जी है, तुमको वहां पर न्याय नहीं मिलेगा, शर्मा जी के यहाँ नहीं मिलेगा, तुमको कोर्ट को मैनेज करना होगा, मुस्लिम जज का नाम लेके कहेगा उनके कोर्ट में डलवाना होगा। तो ये ऑफिस में भी ये सब धंधा चलता है, ये सब चलता है। इस पर तो हम कहानी सुना देते हैं। एक
मुस्लिम ही जज थे जी तो उसके यहाँ आए, वो बोले ना जी जी कि इतना दाढ़ी वाले वकील को ला जी तो जज ने कहा कि इतना बड़ा भी दाढ़ी वाले को लाओगे ना जी तो हम न्याय देंगे, वही होगा। जी बट हैपनिंग हो रहा है, क्योंकि शर्म की बात है। शर्म तो हम लोग है ही नहीं, शर्म की बात क्यों करते हैं, शर्म की बात करना भी शर्म की बात है। तो अभी जो रिटायरमेंट के बहुत नजदीक जो जज होते हैं, अब वो कोई ऐसा जिसको कहते हैं विवादित फैसला करके चले जाते हैं जो बिल्कुल लगभग जनता को अमान्य होता है, ये जनता भी जानती है कि ये बात एकदम बिल्कुल गलत है। यहाँ देखिए, और उसके बाद वो बड़े पद पर आसीन भी हो जाते हैं। हाँ ठीक है, सारी बातें होती हैं जो दिखाई पड़ रही हैं। जब आपको कुछ इंटरेस्ट हो जाएगा किसी मुकदमे में तो आप उस हिसाब से सोचिएगा। आप अगर जज की बात करते हैं तो एक ही जज है जिसको आप भगवान नाम बदल दिया है, जिसको कोई गॉड बोलता है, कोई भगवान बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है। न्याय आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये कोर्ट से मिले या नहीं मिले, सबके ऊपर बैठा हुआ कोर्ट है, बिलीव दैट वो आपको जस्टिस देगा ही देगा। अभी जो प्रवृत्ति नहीं, हम एक चलन के तौर पर हो गया है कि जो माननीय जज हैं वो फैसला को रिजर्व कर देते हैं और उसको सुनाने में कभी कभी तो साल और कई साल लग जाते हैं। 10 साल नहीं सुनाते हैं, रिटायर कर जाता है। हाँ, ये सारे कुछ इंस्टांसेस हैं जी। तो ये है, उसके पीछे क्या कारण होता है? कारण कुछ नहीं है, उसमें है कि फैसला तुरंत सुन लिया और सुन के उस पर सोचना पड़ता है जी। तुरंत फैसला लेना हर केस में डिफिकल्ट है जी। कुछ केसेज ऐसे है जिसमें वक्त चाहिए और कोई अल्टीमेट उद्देश्य ये जज का है कि समाज में एक शांति बने रहे। ये नहीं है दो ग्रुप फाइट कर रहा है और एक आदमी दूसरे को परास्त करके तो सोसाइटी बिखर गई। आज की फांसी की सजा दे दी जाती है, वो जेल में फांसी के सजा को सुनकर जाते हैं, उस वक्त से तो उनकी मौत शुरू हो जाती है किस्तों में। तो ऐसे फांसी के कैदी को भी 10-10 साल तक कैद में रखना, क्या उनको मानसिक यातना नहीं? कुछ बातें मानसिक यातना है भी, सारी चीजें हैं यहाँ प्लस माइनस। जब सभ्यता ह्यूमैनिटी डिग्रेड कर रहा है, ये सारी बातें पहले नहीं होती थी। आप पीछे चले जाइए, इतिहास में देख लीजिए जी। आप पीछे जाके उसका थोड़ा देखिए ना, ओनली वर्तमान एग्जिस्ट करता है लेकिन पास्ट में जरा जाके रिकॉर्डिंग देख लीजिए। पहले भी जुडिशियल सिस्टम था, पहले भी जस्टिस होता था, पहले भी फांसी होते थे जी। सऊदी अरब का जो कानून है क्या है कि क्राइम हुआ 24 घंटे के अंदर मुजरिम पकड़ा जाता है और 2-3 हफ्ता दिन 15 दिन के अंदर फैसला हो जाता है। अगर वो फांसी का कैदी है तो उसको फाइनल कर दिया जाता है, उसको रखा नहीं जाता है। बात है ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड जी, और जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड जी। आप डिले करिए इसका माने जस्टिस नहीं होता जी, आप तुरंत करना चाहिएगा तो दफन हो जाएगा जी, चांसेस है जी। इसलिए सऊदी अरब में जो बहुत फास्ट जो न्याय प्रक्रिया को अपनाई जाती है वो उसमें थोड़ा सा समय देना चाहिए। नहीं, समय जस्टिस तो तुरंत चाहता है, इमीडिएट। जैसा जुडिशियल सिस्टम है, ये ब्रिटिश सिस्टम है, अपने कुछ चेंजेस आए हैं लेकिन दैट इज नॉट सफिशिएंट। अब हमारे कल्चर अभी क्या जस्टिस देगा? हर गवाह तो झूठ बोल रहा है जी जी, पेशेवर गवाह, हर गवाह माने कि कोर्ट बर्ड्स भी है बहुत, जिसका काम है गवाही देके कमाना, फॉर्मल विटनेस है। तो इसमें आप इससे जो ही हो रहा है उसका एक फियर है, इसलिए जुडिशियल पूरा नहीं कर सकते हैं। इट नीड्स इम्प्रूवमेंट, लेकिन ये फंक्शन कर रहा है। ये न्यायपालिका का फियर से अभी तो आप लोग देख ही रहे हैं ना, न्यायपालिका का ये जस्टिस सिस्टम नहीं रहेगा आप में तो हर कोई एक दूसरे का गर्दन काट देगा। मिलना है ना अभी, क्योंकि जज और वकील का जो रिश्ता होता है वह गहरा होता है। तो आप अपने जो वकील बिरादरी के लोग हैं उनको आप मैसेज देना चाहेंगे वो जो है वो अपने क्लाइंट का जो बॉन्ड सेशन करते हैं, लॉयर्स न क्लाइंट के लिए है, न लॉयर्स जो भी सिस्टम है वो जस्टिस अचीव कराने के लिए है।
तो लॉयर्स को न क्लाइंट से मतलब होना चाहिए, न कोर्ट से मतलब होना चाहिए। वो ऐसा करे कि जस्टिस हैम्पर्ड नहीं हो, जस्टिस हो जाए। आमतौर पर होता है क्या कि क्लाइंट से जो पैसा लेते हैं, जैसे 1 लाख हम लेंगे, लेकिन रसीद देते हैं 5,000 का, और फिर वही आगे है ना व्यक्तिगत डिजोनेस्टी पर, उस पर है उसका इनकम टैक्स तो चला जाएगा ना उसको। अगर 1 लाख कर देगा तो इनकम टैक्स चोरी, तो बेईमानी ना, इनकम टैक्स चोरी तो कर रहा है वो, तो कर ही रहा है। उसमें क्या, अगर 1 लाख फीस लेके आपको 25,000 का बिल दिया है, तो कहता है कि हम 5,000 से ज्यादा देंगे नहीं। ब्लैक मनी हो गया, उसका वाइट हो गया जी, तो वो सारी चीजें फिर बोलोगे वो व्यक्तिगत। और मैंने एक किताब में लिखी है, मैंने किताब का मुताला किया, अद्भुत। आपने उन तमाम जिज्ञासाओं को, तमाम प्रश्नों को खुद से तैयार करके उसका जवाब भी दिया है। अपना संक्षिप्त परिचय दे दे। जन वो सालिग्रामी गांव है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। वो मेरे पिता का नाम जागेश्वर प्रसाद यादव था, मेरी माता बंस देवी थी, और कितने भाई बहन? हम 2 भाई हैं थे, एक तो ही एक्सपायर्ड, और 3 बहन थे। तो बहन भी तीनों गुजर ही गए, और एक प्रिंसिपल होकर रिटायर की। छोटी बहन थी उस समय, बड़ी बहन को तो पढ़ने लिखने का उतना था नहीं, ये तो हमसे छोटी थी, इसलिए जब हम आए तो इसको जबरदस्ती स्कूल कॉलेज भेजा। तो अगर वॉज भी जस्ट लुक आफ्टर करते थे अबाउट 1400 बीएस लैंड का, जी, जॉइंट फैमिली में। जी, लोग सबसे ज्यादा उस समय पढ़े लिखे कितना होंगे, क्लास 7-8 थे जी। बाकी उनके जो ब्रदर्स थे वो उतना भी नहीं थे, इसलिए ही है तो आपकी शिक्षा जो है वो हमारी शिक्षा तो गांव से ही शुरू हुई, गांव से शुरू हुई। हाई स्कूल गांव में किए, फिर आरडीएन डीजे कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, फिर टीएमबी लॉ कॉलेज भागलपुर से लॉ किया। उसके बाद आई नेवर लाइक सर्विस एंड ऑल दिस थिंग्स, लेकिन इसमें कंप्लीट कर गए। तो ज्वाइन करने के बाद भी जो हमारे फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जस्टिस आरपी मंडल थे जी, तो उन्हें हम ज्वाइन किए थे हजारीबाग। तो कुछ आई थिंक 1-2 महीना में भी देखे कि दिस पोस्ट इज नॉट, मैंने कि काम करने लगने मेरा फीलिंग हुआ। जी, जी, बिकॉज वकील कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है, यहाँ तो न्याय हो ही नहीं रहा है। एक कहता है खून कर दिया, एक कहता है नहीं किया, तो बहुत तरह की बातें को खंगालना बहुत मुश्किल। दूसरी बात तो हो गई, और इसमें पॉलिटिक्स दुनिया भर सिविल कोर्ट में बहुत तरह की बातें थी। तो हमको लगा कि इट विल बी बेटर टू लीव एंड जॉइन बार, क्योंकि ये मेरा अंतम का ये था। तो हमने डिस्ट्रिक्ट जज को कहा कि सर जस्सी ऐसा लगता है, तो बोला कि नो नो यू हैव टेंशन। उन्होंने भी कहा हम लोगों को भी टेंशन हुआ है, दिस सर्विस इज दैट, लेकिन आप अगर छोड़ दीजिएगा तो छोड़ दीजिए, लेकिन न्याय हित में आप यहाँ रहिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कम से कम एक पोस्ट पर आप रहिएगा, वहां से तो अन्याय नहीं निकलेगा। बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा कि कम से कम एक पोस्ट पर रहिए। गाँव में अगर सुराख हो है, अंगूठा एक छेद पर लगा दिया तो पानी रुकेगा वहां। तो वहाँ आपको वहां से तो अन्याय नहीं होगा। बट ये सब तो व्यवहारिक जीवन था, लेकिन हमको भी नौकरी की जरूरत थी, जो अंदर साइकोलॉजी थी। लेकिन वो हिट ऑफ द मोमेंट में गुस्सा आता है तो आदमी कुछ से कुछ कर लेता है। बट ही कंसोल में फिर हमने कहा कि अब कहाँ जाएंगे, फिर तो इस तरह से हुआ। तो आपने वहां छोड़ दी? नहीं छोड़ी, फिर कंटिन्यू किया। तब उसी से फिर हाई कोर्ट तक पहुंचे। उससे बाद सारी फोर्स को पार कर डिस्ट्रिक्ट और लॉ सेक्रेटरी वगैरह का काम करके फिर हाई कोर्ट जज हुए। काफी आपको एक्सपीरियंस मिला, स्टेप बाय स्टेप आगे बहुत 35-40 ईयर्स मिला। कि उसके बाद फिर रिटायर किए तो ह्यूमन राइट्स कमीशन को फाउंडर मेंबर थे। फिर बगैर पुलिस फायरिंग को हम ये कमीशन के चेयरमैन थे।
ह्यूमन राइट्स कमीशन में थे, 5 साल में थे। जस्टिस एस.एन. झा जी थे। एस.एन. झा थे चेयरमैन। हाँ, आप रिटायर हुए थे चीफ जस्टिस। जी जी इसलिए उसका चेयरमैन चीफ जस्टिस रिटायर्ड ही हो जी जी। हम एज ए जी जी वहीं से तो आपसे हम मेरी निकटता हुई उसी कमीशन ऑफिस से हुई और एस.एन. झा जी से भी हुई। जो लीगल जस्टिस है ये तो जस्टिस का रियल रूप है नहीं जी, ये तो एक फैसला है कोर्ट में। दोनों पार्टी अपना अपना फेवर करता है अपने क्लाइंट को, और उसके बाद जो अल्टीमेटली तो नेचर ऊपर भगवान है वो उसके किसी के थ्रू लिख देता है। जी जो चलिए बहुत है क्या कि ऐसा लग रहा था कि ज्ञान गंगा में मैं गोते लगा रहा हूँ और जितनी डुबकियां ले रहा हूँ उतना ही आनंदित हो रहा हूँ। तो लेकिन ये है कि ये सिलसिला हम जारी रखेंगे अपने व्यूअर्स के लिए। कुछ और ऐसे चुपते हुए सवालात मैं करूंगा जिसका आप तो बहुत बेबाकी से जवाब देते हैं। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। और दोनों तरफ से मामला है, रोजा आज आखिरी रोजा है मेरा, तो मैं रोजे के आलम में भी आपसे वक्त मिला तो मैं आ गया, और आप अपनी फैमिली की कुछ परेशानियों से जूझ रहे हैं तो उसके बावजूद आपने समय निकाला, इसलिए हम आपके इस नेक जज्बे को सलाम करते हैं।